हंटर एक्स हंटर अध्याय 406 रेगालिया। इस अध्याय में इस पूरे आर्क की सर्वश्रेष्ठ कला और उत्तराधिकार युद्ध के कुछ अद्भुत मोड़ हैं, साथ ही हमारा पसंदीदा मंच कलाकार भी। तो चलिए गहराई से देखें और बड़ी तस्वीर समझें। हम तरार के अंडर बॉस तेजाओ का अनुसरण करते हैं, जो नोबुनागा, फीनिक्स और फितान को टियर 2 तक ले जाता है। तेजाओ नोबुनागा को कहता है कि यू से अपनी बड़ी तलवार छुपानी होगी, वरना ऊपर शाही सेना से मुसीबत हो सकती है। नोबुनागा अपने स्वभाव के अनुसार इस पर बुरी तरह प्रतिक्रिया करता है। फितन कहता है कि ये एक अस्थायी तलवार है, जिससे लोग सोचते हैं कि नोबुनागा ने नई तलवार बनाई है, लेकिन मुझे लगता है उसने इसे प्रसारित किया है, क्योंकि नोबुनागा एक प्राकृतिक वृद्धिकारक है जो रूपांतरण की ओर झुकता है, तो वो आसानी से किसी वस्तु को उठाकर तलवार में बदल सकता था, बजाय नई तलवार बनाने के। फीनिक्स को आसपास की गंध से नॉस्टैल्जिक फील होता है और मुझे भी ऐसी चीजें याद आती हैं, तो यूज दोष नहीं दे सकता। तेजाओ बताता है कि जो और तरार परिवार वेल पर सबका कचरा निपटाते थे, और नोबू समझता है कि हेली कचरा ठेकेदार बने हुए हैं। फीनिक्स और फेतन समझते हैं कि हेली नौकरी के लिए आए लोगों को अलग कमरों में ले जाकर मार रहे हैं। अगर पहले 9 से 5 की नौकरी छोड़ने का कोई कारण नहीं था, तो अब तो है ही। ये काफी काव्यात्मक है जब आप अध्याय 378 में मिराना के दुनिया एक कूड़ेदान है ऐसा लगता है जैसे हेली रूपक और अपशब्दिक रूप से कचरा साफ कर रहे हैं। नोबुनागा वापस जाने का फैसला करता है, शायद तरार के अब बॉस केनी वंग। हालांकि मुझे लगता है कि ये हमारे नोबुनागा का अंत हो सकता है। यॉर्क न्यू सिटी में हिसोका बनम क्रोलो के बाद हमने सीखा, कभी भी समूह से अलग ना होकर अकेले ना जाएं। हम देखते हैं हिनरीग का नेम ट्रैकर अपने मूल रूप में लौटाता है। अगर आप भ्रमित हैं, हिनरीग और नोबुनागा हेली के ठिकाने में गिरे थे, जहां हिनरीग ने अपने उपकरण को सीप में बदला था। यह बदलाव लगभग 2 घंटे तक रहता, इसलिए हम सीप को वापस ट्रांसमीटर बनते देखते हैं। और यहाँ हमें एक विकृत दृश्य दिखता है जहां लिंच को बोनालेनोव ने फांसी दी, या मैं कहूं बुसुका ने। पहले बुसुका आशा कर रहा था कि माफिया हिसोका के भेस में आसानी से फंस जाएगी, लेकिन उस क्या पता था कि उनमें एक 5D शतरंज खेलने वाला गिगाचट था, जो अजीब कल्पनाओं से यह निष्कर्ष निकालता है कि लिंच की हत्या नकली हिसोका का काम थी। ज़कारो इशारा करता है कि अगर इसके पीछे कोई स्पाइडर था, तो परिवारों के बीच युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि सैनिकों का गठबंधन 4 AR के साथ है। हिनरिग और ज़कारो अब हमारे पसंदीदा मंच कलाकार की तरफ बदला लेने निकल पड़े हैं। हम होकेनबर्ग के अंतिम संस्कार में क्रोलो को देखते हैं, जो ग्रेनेड टेलीफोन नमक मोबाइल की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी इच्छित क्षमता के लिए मनादन डलता है और फोन एक नंबर देता है जो उसके लक्ष्य को ढूंढता है। ये बस नेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक टिंडर जैसा है, पर क्रोलो कहता है कि उसने हिसोका से लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल किया था, और शायद उससे पहले भी। अब हम समझ सकते हैं कि क्रोलो हिसोका के खिलाफ अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त क्यों जाना, और सही क्षमताओं से ही वे जीत हासिल कर पाते हैं। तो तर्क ये है, क्रोलो को हराने के लिए उसकी योजना पूरी होने से पहले ही रोकना होगा। हिसोका को यह पता होना चाहिए, पर वो बस कसिनो में जैकपॉट मार रहा है। शायद हिसोका क्रोलो को मजबूत होने दे रहा है ताकि टियर 1 पर महामुकाबला हो सके, पर क्रोलो सोचता है कि शायद हिसोका तैयारी से पहले ही मिल जाए। उसके पास इसके लिए भी योजना है, पर मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। अब हम बड़े खुलासे पर आते हैं। क्रोलो टियर 1 पर न सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए, बल्कि काके के खजाने चुराने भी जाएगा। मज़ेदार है कि क्रोलो अब बीज कलाश के पीछे है, क्योंकि यॉर्क में वापस न्यू सिटी आर्क में हम नीलामी में बीज कलाश की नकाल देखते हैं, जहां गोन और किलुआ गए थे। वही नीलामी जिसमें बैन का चाकू था, जो क्रोलो जोल्डिक से लड़ाई में इस्तेमाल करता है। ये रोचक है कि सब कुछ कैसे पूरा होता है। क्रोलो अब उसी नीलामी की एक और चीज के पीछे है। ये सभी खजाने उत्तराधिकार युद्ध में ने के पीछे हैं। हम जानते हैं बीज कलाश गार्डियन स्पिरिट बीस्ट के साथ क्या करता है, पर यहाँ कुछ दिलचस्प वास्तविक संदर्भ हैं, जैसे जापान के 3 पवित्र खजाने। हाँ, ये सच है, पर 2 ऐसे हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि वे उत्तराधिकार युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिंतो धर्म में गोशिंताए, जिसका अर्थ है पवित्र शरीर, वे वस्तुएं हैं जिनमें देवताओं की आत्माएं हैं। जापान में एक प्राचीन बौद्ध प्रथा है जिसे सोकुशिनबुत्सु कहते हैं। इसमें भिक्षु आत्म ममीकरण द्वारा मृत्यु तक ध्यान करते हैं, और कुछ विश्वसनीय स्रोतों में खोजबीन करने पर मुझे जापान के सबसे पुराने ममीकृत भिक्षुओं में से एक का पता चला,
जिसे यामागता फ्रंट में पाया गया था। ये वही जगह है जहां से हमारे मुखिया व्यक्ति योशिहिरो तोगाशी भी आते हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, उस भिक्षु का नाम भी तोगाशी था। हालांकि संभवतः तोगाशी जापान की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध बौद्ध मम्मी शिन्यो कैजिन का जिक्र कर रहे हैं। कैजिन चाहते थे कि दुनिया एक ऐसा बौद्ध स्वर्ग बने जहां अन्याय ना हो। उन्होंने मंदिर बनाए, समाज सेवा की और मम्मी बनने से पहले कठोर साधना की ताकि उनकी शक्ति बढ़ जाए। ये मुझे इस आर्क में हो रही कई चीजों की याद दिलाता है, पर मुख्य थीम जो मैं इससे जोड़ रहा हूं वो है पोस्टमार्टम ने। इस मोड पर मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस कलाकृति में काकें के मूल राजा का पोस्टमार्टम ने हो, जिसने ये उत्तराधिकार युद्ध की अवधारणा शुरू की थी। मुझे लगता है कि कमालन को रहते राजकुमारी को नव से भगने से रोकता है, इसीलिए कचो, जैसा कि युवा कहेंगे, इतनी मार खा रही थी। खैर, मुझे लगता है कि मैंने इस पर जरूरत से ज्यादा सोच लिया है। ज्यादा संभावना है कि ये सब कहीं ना जाए और ये बस एक साधारण संदर्भ हो जो तोगशी ने डाला है। तीसरा खजाना कैसे भूमिका निभाएगा। एक लोकप्रिय सिद्धांत है कि आखिरी बचा व्यक्ति राजा नसूबी को मरने के लिए तलवार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस तलवार का नाम मुझे लगता है कि ये किसी बिल्कुल अलग मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उदाहरण के लिए नेको तोड़ना, जो खजानों को उत्तराधिकार युद्ध से जोड़ता है जिससे युद्ध समाप्त हो जाए। ऐसा होने पर क्रेलो द्वारा ऐसा करना काव्यात्मक होगा क्योंकि उसने कहा था संबंध तोड़े जाते हैं, भुलाए नहीं। क्रेलो मानता है कि माफिया ने सेना को टुकड़ी के जहाज पर होने की जानकारी दी। ये छोटी बात लग सकती है, पर यहां कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है। अध्याय 380 में मिजाई-सन शाही सेना के साथ इलुमी का सामना करता है, जो बताता है कि टुकड़ी जहाज पर है। इस कथा से स्पष्ट है कि वो इससे अनजान है, जो छिपे विश्वासघात का संकेत देता है। आखिर ये पहली बार नहीं होगा जब इलुमी ने हिसोका की मदद के लिए टुकड़ी को धोखा दिया। इस बारे में निश्चित होना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख करना जरूरी है। वे कहते हैं कि दुर्लभ खजाना चुराना उनके कौशल शिकारी को उन्नत करने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि क्रेलो ने ऐसा ही कुछ किया है। उसने हिसोका से लड़ाई में स्किल हंटर पर शर्तें रखी। बुकमार्क क्षमता एक उदाहरण है, लेकिन यह गिरोह की पिछली लूट को नए संदर्भ में रखता है। अब लगता है कि वे क्रेलो की किताब विकसित करने के लिए भी थे, पर यहाँ हमें वो मिलता है जो मेरे हिसाब से पूरे मंगा का सबसे पसंदीदा पैनल है। ये मुझे सीरीज के कई पलों की याद दिलाता है, जैसे गोन का गुस्सा, हिसोका और क्रेलो की लड़ाई, यहाँ तक कि हाकेनबर्ग भी। मैं इस पर और बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। चंकी उसके पास एक प्लान भी है जो मृत्यु पश्चात ने चालबाजी सुझाता है। मुझे नहीं लगता कि अपग्रेड का मृत्यु पश्चात ने से कोई लेना देना है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्रेलो क्या पका रहा है। हम किस तरह के अपग्रेड की बात कर रहे हैं। चलो कुछ सिद्धांतों और उन बातों पर गौर करें जो इस अध्याय में गलत साबित हुए। जैसा कि पता चला, क्रेलो वास्तव में असली खजाने और नए शक्ति दोनों के पीछे था। ये एक छोटे यूट्यूबर के रेटकॉन वाले दावे को गलत साबित करता है। यह भी पता चला कि क्रेलो जिस पन्ने के पीछे था वो कुरापिका की शक्ति नहीं थी, जैसा कि लोग सोचते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुरापिका क्रेलो का सही मुकाबला है। इसकी वजह यह है, मान लें कि ग्रेनिट टेलीफोन क्रेलो को मनचाही शक्ति की शर्तें तय करने देता है और कुरापिका की कोई शक्ति उसे बिल्कुल मेल खाती है। क्या क्रेलो यह नहीं समझ लेगा कि उसे बस कुरापिका की एक शक्ति चाहिए? वो भीड़ में खोजने की बजाय सीधे यूज चुरा लेगा, है ना? विभिन्न भीड़ में खोज करना। लोग भूल रहे हैं कि क्रेलो कुरापिका के ने से अच्छी तरह परिचित है, क्योंकि वो जजमेंट चेन का शिकार था और मंदाली पगनोदा की यादों से उसकी अधिकांश ने क्षमताएं जानती है। इसका एक प्रतिवाद यह होगा कि क्रेलो को पता नहीं कि कुरापिका नव पर है, पर अगर वो काकिन के खजाने की जानकारी पा सकता है तो निश्चित रूप से क्रेलो यह भी पता लगा सकता है कि क्या कुरापिका जहाज पर है। इसलिए सबसे संभव है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो पहले नहीं मिला और जो टियर 1 पर है। मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा अगर क्रेलो का मैच कुरापिका हो, क्योंकि यॉर्क न्यू में वो कुरापिका के भेद से धोखा खा गया था। ये निश्चित रूप से मौजूद फैनफिक्स को और बढ़ावा देगा। हाँ, वे मौजूद हैं और वे फुगेत्सु से भी ज्यादा अभिशप्त हैं। हम हिसोका को भी हटा सकते हैं क्योंकि क्रेलो हिसोका से बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्रेलो किस नेंदर मैच की तलाश कर रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि क्रेलो का लक्ष्य सबसे भयानक सैंडविच है, आतंक सैंडविच। इसका कारण यह है, पहले अगर हम शक्तिशाली और दुर्लभ को शब्दिक लें तो सुरेनिक का समानांतर भविष्य इससे बेहतर क्या हो सकता है। सही परिस्थितियों में ये क्षमता हिसोका की हार 8000% सुनिश्चित करेगी। मेरी राय में कमिला की नेम बिली से भी ज्यादा। और अगर आपने लादाइयों के बारे में जानते हैं तो प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल देखना और बदलना सबसे मजबूत ने क्षमता है। लेकिन क्रेलो को यहाँ कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। शर्त है कि वो आंखें बैंड करके कम से कम 10 सेकंड के लिए ज़ेत्सु में जाए, जो हिसोका के खिलाफ बेहद खतरनाक है। लेकिन सैंडविच के विपरीत, जो अभी 1 सेकंड में ज़ेत्सु सीख रहा है, क्रेलो एक ने मास्टर है, शायद वो इसे 1 सेकंड या कम में कर सके।
और जब तक जैसा कि कुरोरो ने शर्तीन पूरी कर ली हैं, जैसे कि समानांतर भविष्य का उपयोग करना, कन्वर्ट हैंड्स जैसी क्षमताओं के साथ जो उसे भीड़ में छिपने देती है, तो वो शायद इस क्षमता का उपयोग कर सकता है और इससे जुड़े जोखिम से बच सकता है। पर आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करेगा जब क्षमता के लिए ज़ेत्सु चाहिए? क्या ये उसके डाकू के रहस्य को नहीं मिटा देगा? पहले ज़ेत्सु आभा नोडिस बैंड करता है जिससे शरीर से आभा का रिसाव रुकता है, लेकिन आभा शरीर के अंदर मौजूद रहती है, इसलिए सादी ज़ेत्सु के साथ क्षमता सक्रिय कर सकती है। उसे शरीर के बाहर आभा की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं यह मानसिक प्रक्रिया है। कुरोरो भी एक विशेषज्ञ है और ज़ेत्सु का उपयोग कर सकता है, तो वो इस क्षमता का भी उपयोग कर सकता है। जहां तक ज़ेत्सु के साथ किताब सक्रिय करने की बात है, मुझे लगता है कुरोरो विकसित होना चाहता है। स्किल हंटर इसी उद्देश्य के लिए है, ऐसी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए जो वह सामान्यतः नहीं कर पाता, जैसे कि ज़ेत्सु जैसी शर्तों वाली क्षमताएं। साथ ही यहाँ कथा के निहितार्थ बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि मिस्टर सैंडविच के पास बची स्कारलेट आंखें हैं और संभवतः एक संबंध है जो सैंडविच, क्रोलो और कुरापिका को जोड़ता है, जो क्रोलो और कुरापिका के गठबंधन का कारण बन सकता है। तो क्रोलो और कुरापिका का गठबंधन कैसा दिखेगा? अगर क्रोलो कन्वर्ट हैंड से गार्ड बन जाए और किसी तरह कुरापिका की नेन क्लास में पहुंच जाए, तो वे महत्वपूर्ण जानकारी के बदले एक अस्थायी गठबंधन बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरापिका और हिसोका ने यॉर्क न्यू में स्पाइडर की क्षमताओं के बारे में जानकारी साझा की थी। मेरा मानना है कि क्रोलो सरायनिक की क्षमता और पवित्र खजानों के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है, जो उत्तराधिकार युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, कुरापिका की एक क्षमता के बदले में जो सरायनिक से निपटने में मदद करेगी। मेरा अनुमान है कि कुरापिका यू से जजमेंट चेन देगा, जो सिद्धांतिक रूप से काम कर सकता है, क्योंकि क्रोलो एक विशेषज्ञ है, लेकिन यू से उत्सर्जन और नियंत्रण दोनों पर महारत हासिल करनी होगी। मैंने एक लोकप्रिय सिद्धांत देखा है कि कुरापिका लुंगी के नेन अनुबंध का उपयोग कर सकता है ताकि क्रोलो बाद में धोखा न दे, और मुझे लगता है कि यह इसके लिए एकदम सही मौका होगा। क्रोलो को एक दुर्लभ खजाना चुराना होगा, फिर एक क्षमता चुरानी होगी जो उसे एक और क्षमता चुराने में मदद करेगी, जो उसे हिसोका को मरने की अनुमति देगी। यह इतनी जटिल प्रक्रिया है कि मैं तोगाशी को ऐसा करते हुए देख सकता हूं, लेकिन यह अध्याय 406 की बड़ी तस्वीर है। यह मेरे लिए किसी मंगा श्रृंखला को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा उत्साहित होने का अनुभव है, और मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है कि मैं आप सभी के साथ हंटर देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में आपको अगले हफ्ते ऐसा करने की कोई शायद नहीं है समीक्षा के लिए मिलूंगा।